एक होता है कि विरासत होती है और एक वर्ड आता है, एक टर्म आता है ट्रस्ट. सो व्हाट इज ट्रस्ट एंड व्हाट इज विरासत, जिसे हम कहें? नहीं, बेसिकली डिफरेंस, विरासत इज इनहेरिटेंस. ओके. डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन विल एंड अ ट्रस्ट. ओके. राइट. सो विल जो है, मैंने कहा डॉक्यूमेंट है, अच्छा डॉक्यूमेंट है, पर सबके लिए अच्छा नहीं है. विल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रस्ट दूर करता है. विल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही आपने संपत्ति किसी को दी, उसके बाद आपका उस संपत्ति पे कंट्रोल खत्म हो जाता है. राइट. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सपोज मैंने अपनी संपत्ति अपनी वाइफ को दे दी अपनी डेथ के बाद. राइट. अब वाइफ इस संपत्ति के साथ क्या करेगी, इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है अगर मैंने विल से दी. ठीक है. राइट. मैंने विल में लिखा मेरे बाद मेरी संपत्ति मेरी वाइफ पे जाएगी, उनके बाद मेरे दोनों बच्चों में बराबर बढ़ जाएगी. ठीक है. राइट. मेरी डेथ हो गई, मेरी वाइफ को वेल्थ मिल गई. अब वो दोनों बच्चों पे जाएगी या नहीं जाएगी, ये मेरी विल नहीं कंट्रोल कर रही. अच्छा. अब ये वाइफ की विल कंट्रोल करेगी वो किसको देना चाहती है. तो मेरा देने के बाद कंट्रोल खत्म हो गया. ओके. जो बहुत सारे लोग चाहते हैं ना हो. राइट. उसके लिए आपको प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनानी पड़ेगी. ट्रस्ट में आप देने के बाद कंडीशंस अटैच करके कह सकते हो कि ये पैसा ऐसे यूज होगा, इसके बाद इसको मिलेगा. वो जो कंट्रोल है वो ट्रस्ट से पूरा होता है. अच्छा. दूसरा रिस्क क्या है? विल में जिसको आपने संपत्ति दी, अगर उसके ऊपर रिस्क आ गया, कोई देनदारों का रिस्क, सेपरेटिंग स्पाउसेस का रिस्क, तो वो प्रॉपर्टी आपकी चली जाएगी. मैं इसमें हमेशा एक एग्जांपल देता हूं. मेरे क्लाइंट के साथ हुआ. मेरा एक क्लाइंट था, उनकी नेटवर्थ थी 100 करोड़ से ऊपर. अच्छा. और उनका एक ही बेटा था. उन्होंने क्या करा, विल बनाई अपने इकलौते बेटे के फेवर में. विल बनाने के 2 साल के अंदर उनकी डेथ हो गई. अच्छा. ओके. उनकी डेथ के बाद उनके इकलौते बेटे को 100 करोड़ की वेल्थ मिली, उनकी विल अच्छे से इंप्लीमेंट हो गई थी. राइट. सब कुछ सही चला अगले 8 महीने तक. जैसे ही 8 महीने पूरे हुए, सन की वाइफ ने डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया और एलिमनी में 50% वेल्थ मांग ली और कोर्ट ने दे भी दी. तो क्या आप चाहते हो कि आपकी संपत्ति आपके किसी इन लॉ के पास जाए, चाहे वो डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ? नहीं चाहिए ना. पर अगर ये आदमी विल की जगह ट्रस्ट बनाता और प्रॉपर्टी ट्रस्ट को ट्रांसफर करता, तो वाइफ का डाइवोर्स किससे हो रहा था? बेटे से. ट्रस्ट से तो नहीं हो रहा था. तो ये सारी प्रॉपर्टी बच जाती. सन क्या कहता कि मेरी है ही नहीं, मैं तो इसमें मैनेजर हूं. नाम किसके है? ट्रस्ट के. तो ये सिक्योर करती है ट्रस्ट, विल सिक्योरिटी नहीं देती. राइट. तो बहुत सारी कमियां हैं विल की जो ट्रस्ट ओवररूल कर लेती. तो एक व्यक्ति को विल से ज्यादा ट्रस्ट पर फोकस करना चाहिए, ट्रस्ट बनाना चाहिए. राइट. ठीक है. और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि डिवीजन, अगर जैसे वो तो एक ही बेटे का आपने एग्जांपल दिया और अगर 2 बेटे होते तो डिवीजन किस तरीके से, एक सही डिवीजन? ये बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन है कि मेरे एक से ज्यादा बच्चे हैं तो मैं कैसे डिवाइड करूं. इसमें मैं कुछ आपको ना मैं आपको बता दूं, जो विरासत की प्लानिंग है ये लीगल नहीं है. लीगल इसमें 5-10% है. 90% इसमें क्या होता है? इमोशंस. मैं आपसे कुछ इमोशनल चीजें पूछता हूं जो कंसीडर करनी चाहिए. राइट. मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिलता हूं जिनके मल्टीपल बच्चे हैं और मैं उनसे पूछता हूं आप अपनी संपत्ति कैसे डिवाइड करना चाहते हो इनके बीच. ठीक है. उसमें से ज्यादातर लोग क्या कहते हैं? इक्वली. मैं सबके साथ बराबर बांटूंगा, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं. राइट. मैं किसी के नजर में ये नहीं आना चाहता कि मैंने किसी को फेवर किया, पक्षपात किया. राइट. मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है ऐसे पेरेंट्स से, इज इक्वल फेयर? ओके. इज इक्वल फेयर? इक्वल बिल्कुल फेयर है. आपके 2 बच्चे सेम है, क्या उनकी आदतें सेम है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन सेम है, क्या उनके ऊपर पैसे आपने सेम खर्च करे? ओके. तो पैसे सेम कैसे दे सकते हो? आपके एक बच्चा था जिसको आपने डॉक्टर बनाया, डॉक्टर बनाने में उसके 1-1.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए. दूसरा समझदार था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, हार्डली 5 लाख रुपए खर्च हुए. डेथ के बाद दोनों को बराबर देके जा रहे हो. आर यू फेयर? नो, नॉट एट ऑल. नहीं. पर ये बात डॉक्टर को समझाओ कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए कम दे रहे हैं क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई पे 1 करोड़ रुपए ज्यादा लगे. तो उसका आंसर क्या होगा? मैंने भाई को रोका डॉक्टर बनने से. राइट. नहीं. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एज पेरेंट्स यू नीड टू बी फेयर एंड अपीयर टू बी फेयर. ओके. आपको फेयर होना भी है और उनको लगना भी चाहिए आप फेयर हो. अब मैं इसको थोड़ा सा अलग करता हूँ इस क्वेश्चन को. आपका एक बच्चा है जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरा स्ट्रगल कर रहा है. राइट. आप क्या करेंगे? ज्यादा पैसे उस बच्चे को देंगे जो स्ट्रगल कर रहा है. राइट. और कम पैसे किसको देंगे? जो अच्छा कर रहा है, फाइनेंशियली स्टेबल है. राइट. ऐसा कर कर, अब आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कर कर यू आर पनिशिंग सक्सेस एंड रिवॉर्डिंग फेलियर. ओके. जिस बच्चे ने पूरी जिंदगी तुम्हारी सुनी, सब कुछ सही किया और लाइफ में सक्सेसफुल हो गया, उसको तुम सजा दे रहे हो. और जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया उसको इनाम मिल रहा है. आर यू फेयर? नो. बट पेरेंट्स के लिए तो दोनों ही बच्चे इक्वल हैं. कैसे इक्वल है? आपकी वो सेवा सेम नहीं करते, आपके साथ उनका व्यवहार सेम नहीं है, आपकी परवरिश में उनको अलग पैसे खर्च हुए, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अलग है, उनकी एबिलिटी टू मैनेज मनी अलग है, उनका परिवार अलग है, उनकी जिम्मेवारियां अलग है. बराबर कैसे हो सकते हैं? ओके. तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो ज्यादा सक्सेसफुल है, मैं ये नहीं कह रहा. मैं कह रहा हूं आपको डिसाइड इक्वल करना बहुत आसान काम है. आपको इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा. ओके. कई जगह इक्वल फेयर है, कई जगह अनइक्वल फेयर है. ठीक है. पर इसका डिसीजन आप खाली ये सोच के नहीं थे मैं सबके लिए बराबर हूं. आप उसके आगे सोचो ना कि क्या उनकी जरूरतें हैं, क्या उनकी एबिलिटी है, क्या 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 इस पैसे को, इस विरासत को देने के बाद वो करेंगे इससे. सही तरीके से कौन इस्तेमाल कर. राइट. तो वो सब चीजें कंसीडर तो करिए, तभी डिसाइड करिए किसको कितना देना है. ठीक है. तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि किसी की डेथ हो जाए या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस वक्त विरासत कैसे बनेगी? नहीं, तो इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं. या तो आपकी विल है इन प्लेस या नहीं है. राइट.
क्योंकि 99% इंडियंस डोंट हैव अ विल व्हेन दे डाई, राइट। तो इसका मतलब उनकी डेथ क्या हो गई, इंटेस्टेट हो गई, उसको कहते हैं इंटेस्टेट डेथ विदाउट विल। ऐसे में सक्सेशन लॉ के अनुसार उनकी वेल्थ बटेगी। अगर आप, और ये सक्सेशन लॉ डिपेंड करते हैं आपका धर्म क्या है। तो अगर आप हिंदू हैं तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से बटेगी। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम सक्सेशन एक्ट 1937 के हिसाब से बटेगी। क्रिश्चियन है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से बटेगी। तो लॉ जो बटने का है वो डिफरेंट है ऑन डिफरेंट रिलीजन्स। और ये और भी पेचीदा हो जाता है अगर इंटर रिलीजन मैरिज हो तो बच्चों पे कौन सा लॉ लगेगा, राइट। तो सबसे पहले तो पता करें मेरे पे लॉ कौन सा लगेगा, मेरी विल है या नहीं है। विल है तो आसान है, विल नहीं है तो इनमें से लॉ चूज करना पड़ेगा। और उस लॉ के हिसाब से आपको पता करना पड़ेगा किसका हिस्सा क्या बन रहा है। और किसी भी लॉ में इंडिया में डेथ के बाद सारी संपत्ति स्पाउस की नहीं होती, वाइफ या हस्बैंड की। अच्छा, राइट। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरी डेथ के बाद क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ मेरी वाइफ का या मेरे हस्बैंड का। नहीं होती, किसी भी लॉ में नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। आपके और लीगल हेयर्स हैं अपार्ट फ्रॉम योर स्पाउस। जैसे अगर आप हिंदू हैं, मेल हैं, हिंदू मेल है, हिंदू पुरुष, तो आपके लीगल हेयर कौन है, आपकी मदर, आपकी वाइफ और आपके सारे बच्चे जो आज की डेट में जिंदा है। और किसी बच्चे की डेथ हो गई जिसके बच्चे या वाइफ जिंदा है, वो भी लीगल हेयर है डेथ के बाद। उन सब में बराबर बांट दी जाएगी, राइट। तो सबसे पहले पता करो मिलेगा कितना और किसको मिलेगा, वो पहला स्टेप है। उसके बाद वो कानूनी प्रक्रिया करो कि मुझे अपना हिस्सा कैसे मिल सकता है, राइट। उसके लिए आपको हो सकता है कोर्ट में जाना पड़े, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेके आना पड़े, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आना पड़े, वो पूरी एक प्रक्रिया है, राइट। तो और उसके लिए अगर आप उससे बचना चाहते हैं, विल बनाएं, प्रॉपर नॉमिनेशंस करें, राइट। मतलब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपने बाद संपत्ति छोड़े, विपत्ति नहीं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जैसे ये भी होता है कि कुछ लोग या तो विल बना के रखते हैं और उसे टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करते हैं। सो इज इट इम्पोर्टेंट कि समय समय पर आपकी जो विल है उसे अपडेट किया जाए? आपकी लाइफ में हर चीज बदल रही है, एवरीथिंग। आपकी डेफिनेशन ऑफ फैमिली बदल रही है, राइट। जब आप पैदा हुए तो फैमिली की डेफिनेशन कुछ और थी, बड़े हुए तो कुछ और है, और जब तक मरोगे तब तक चेंज हो जाएगी। तो वो चेंज हो रहा है। आपकी प्रॉपर्टी बदल रही है, बिल्कुल, राइट। लॉ बदल रहा है, राइट। आज से 5 साल पहले जो लॉ था आज हो सकता है उसमें कुछ चेंज आ गया। जब इतनी सारी चीजें बदल रही हैं, आपका प्लान या विल सेम कैसे रह सकती है? तो एस्टेट प्लानिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस, इट्स नॉट स्टैटिक। वो ऐसा नहीं है फिल इट, सेट इट एंड फॉरगेट इट, राइट। तो आपको बार बार इसको रिव्यू करना पड़ेगा, और कम से कम 2 साल में एक बार हर व्यक्ति को अपना स्टेट प्लान, मैं विल नहीं कहूंगा, स्टेट प्लान, वो चारों डॉक्यूमेंट जो हमने बताए उनको रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या आज की परिस्थिति में मैं ऐसा ही चाहता हूँ, राइट। हर समय जो चेंज होता जा रहा है उस हिसाब से अपनी विल आप डिजाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर दीप, थैंक यू सो मच सर। तो ये थी पूरी जानकारी स्टेट प्लानिंग को लेकर, और अगर आपके मन में भी इन सभी सवालों के दौरान कोई सवाल हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। और हमारे वीडियो को देखने और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय तल की गहराई से धन्यवाद।